हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में विद इंपॉर्टेंट केस लॉज। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, क्या आर्टिकल्स रहे हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। आज हम आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे, तो बिना डिले किए शुरू करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में ये बताया गया है कि स्टेट क्या है। तो पहले क्या होता था पुराने जमाने में, जब राजा महाराजा होते थे तो अपने राइट्स और लिबर्टीज को रिकॉग्नाइज करते थे जिससे वो उनको रिस्पेक्ट कर सके। तो जो राजा महाराजा है वो अपने राइट्स और लिबर्टीज को रिस्पेक्ट कर सके। फिर जैसे जैसे ह्यूमन थिंकिंग इवॉल्व हुई, समय गुजरता गया, तो पहले आया मैग्ना कार्टा, फिर बिल्स ऑफ राइट आया, और उसके बाद फाइनली ह्यूमन राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको किसी भी सरकमस्टांसेस में विड्रॉ नहीं किया जाना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं और कुछ केसेस में नॉन सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, या अगर वो इन्फ्रिंज करे तो उसमें एग्रीव्ड पर्सन क्या कर सकता है। सो नाउ स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट दीज फंडामेंटल राइट्स and state cannot infringe any of these rights. And if state infringe these fundamental rights, what are the rights of the aggrieved person? तो इस केस में अब ये क्वेश्चन होता है कि स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे ये कैसे पता चलेगा कि क्या स्टेट है। तो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया स्टेट को, और ये जो डेफिनेशन है वो पार्ट 3 और पार्ट 4 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करती है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 4 पैरामीटर्स हैं। पहला, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। तो पहली दो टर्म्स जो हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ये तो बहुत बहुत अंडरस्टूड है। जो भी स्टेट्स जो सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी वो आपकी स्टेट है। बट व्हाट अबाउट लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज? अब इनको कैसे डिफाइन किया जाए, इनको भी तो समझना चाहिए कि लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आएगा। तो लोकल अथॉरिटीज में कोई भी म्युनिसिपल बॉडी, म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, जो भी उस स्टेट को, उस राज्य को गवर्न कर रही है फाइनेंशियली, और उसको हम लोकल अथॉरिटीज बोलेंगे। तो लोकल अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के सब क्लॉज 31 में और जनरल क्लॉजेस एक्ट के। तो इसमें लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्युनिसिपल कमेटी, अ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत और अदर और अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड। तो मैंने यही बताया कि लोकल अथॉरिटीज क्या हैं। कोई भी म्युनिसिपल कमेटी हुई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ किसी भी स्टेट का, तो वो हमारी लोकल अथॉरिटीज हो गई। लेकिन अब समझने की बात यह है कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आ सकता है। अदर अथॉरिटीज जो है वो बड़ा डायनेमिक टर्म है, डायनेमिक नेचर का टर्म है ये। अब अदर अथॉरिटीज में ये समझना है कि क्या यूनिवर्सिटी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या जुडिशियरी, क्या ये स्टेट कहलाएंगे? तो इसके लिए समझते हैं केस लॉज। पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का। अब इस केस में जजेस ने मेंशन किया कि अदर अथॉरिटीज यूज इन आर्टिकल 12 शुड बी एजेसडम जनरस, मतलब कि सेम काइंड की होनी चाहिए विद द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। तो एजेसडम जनरस को समझ लेते हैं पहले। एजेसडम जनरस एक टर्म है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कार, ट्रक, वही कार, ट्रक, बस, और आगे मैंने जोड़ दिया अदर मोटर व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल्स में मतलब हम स्कूटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या ट्रेन या क्या एरोप्लेन वो ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो मोटर व्हीकल्स नहीं है। तो सेम कैटेगरी के जो होंगे वही एजेसडम जनरस में आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जब जजेस ने ये कहा कि हमें एजेसडम जनरस का प्रिंसिपल यूज करना है, तो मतलब कि कोई भी बॉडी जो कि सब सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर और सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, जैसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करते हैं, वो स्टेट कहलाएगी। तो एज पर दिस जजमेंट,
Universities are not considered as a state. Why? Because they are not of government or sovereign nature. अब इस अप्रोच को भी एक केस में कैंसिल कर दिया गया। दूसरा केस हुआ उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें एजस्दम जनरलिस्ट की इस अप्रोच को कैंसिल कर दिया गया और एक नई अप्रोच यूज की गई, जो कि केस 3 में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस मोहनलाल में इस नई अप्रोच को यूज किया गया। अब ये नई अप्रोच क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ट्राइड अ न्यू अप्रोच एंड दे सेड इफ एनी पर्टिकुलर बॉडी इज क्रिएटेड under any law or constitution, then this is obvious that particular body has so many rights, powers, and not necessarily performs government or sovereign function, however can affect fundamental rights. कोई भी बॉडी जो कि गवर्नमेंट किसी लॉ या किसी स्टैच्यूट के अंडर बनी हुई है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। भले ही वो गवर्नमेंट वाला या सॉवरेन फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही है, बट वो एक फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकती है। So with this, other authority, if a body has such powers, then it is necessarily should be qualified as other authority under mentioned under Article 12. तो वो भी स्टेट कहलाएगी अगर ऐसी कोई भी बॉडी है जो किसी स्टैच्यूट के अंदर बनी हुई है, किसी लॉ के अंदर बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो उसके पास बहुत सारी पावर्स है, भले ही वो कोई सॉवरेन नेचर की नहीं कर रही है, कोई फंक्शंस का गवर्नमेंट या सॉवरेन नेचर का नहीं है, तब भी उसको अदर अथॉरिटी के तहत, आर्टिकल 12 के तहत उसको स्टेट समझा जाएगा। जैसे अब समझते हैं कि अब इसके लिए एक एलआईसी हुआ या ओएनजीसी हुआ, क्या ये स्टेट कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल पर्पस के लिए बने हुए हैं, लेकिन हैं तो किसी लॉ के अंडर बने हुए हैं, किसी स्टैच्यूट के अंडर बने हुए हैं। एक केस है सुखदेव वर्सेस भगत राम। इस केस में जो बॉडी फॉर्म हुई थी, in this case Supreme Court mentioned that any body formed under any statute will fall under other authority. तो ये केस था एलआईसी ओएनजीसी को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली बताया कि कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा फंक्शन जो फॉर्म किया गया है किसी स्टैच्यूट के अंडर, वो अदर अथॉरिटी कहलाएगा, भले ही वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो, वो कोई गवर्नमेंट या सोवरेन फंक्शन नहीं फॉलो कर रहा हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का। क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट कहलाएगा? ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो इसके लिए एक केस है आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ टेंडर्स निकाले थे, तो आरडी शेट्टी ने भी उस टेंडर को भरा, और भरने के बाद कुछ डिस्क्रिमिनेटरी रीजंस की वजह से उसको कैंसिल, उसके जो टेंडर थे उसको कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसमें आरडी शेट्टी ने फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971, मतलब किसी स्टैच्यूट के अंडर फॉर्म की गई है। They also observed central government has so many powers with which they were exercising on this body. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स थी, जो कि जैसे कि किसी को अपॉइंट करना, चेयरमैन या अदर मेंबर्स को अपॉइंट करना, और सबसे बड़ी चीज जो कैपिटल अमाउंट रिक्वायर्ड था इस बॉडी को फॉर्म करने के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी को फॉर्म करने के लिए जो कैपिटल अमाउंट रिक्वायर्ड था, वो भी गवर्नमेंट ने मेजरली इन्वेस्ट किया था। तो इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टेट माना गया अंडर अदर अथॉरिटीज ऑफ आर्टिकल 12. So anybody where government has a degree of control and financial assistance is considered as a state. ये भी एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर सरकार का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है किसी भी बॉडी में, चाहे मान के चलो ओएनजीसी हो गया या इंडियन ऑयल हो गया, इंडियन ऑयल में अगर सरकार का अगर स्टेक है, सरकार अगर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसको फॉर्म करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है सरकार ने, और वो किसी स्टैच्यूट के अंडर बनी हुई है, लेकिन काम तो वो कोई सोवरेन नेचर का नहीं कर रही है, काम तो कमर्शियल नेचर का है, स्टिल दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट, और सरकार का उसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल, मतलब सरकार उसमें किसी का अपॉइंटमेंट कर सकती है, किसी को रिमूव कर सकती है। तो अगर वो भी डिग्री ऑफ कंट्रोल भी है, तो वो स्टैच्यूट, वो आपको आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट कहलाएगा। एक केस लॉ है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, और ये केस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केस लॉ 6 क्राइटेरिया देता है डिटरमाइनिंग टेस्ट के,
कैसे डिटरमाइन किया जाए कि कोई भी बॉडी एक स्टेट है या नहीं है। तो 6 क्राइटेरिया क्या है? एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने उसमें सारे शेयर्स सारे शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं या नहीं है। एयर इंडिया इज वन वन क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर किसी भी एंटिटी को अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड दे रही है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अनदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस, so that is also called as a state. Monopoly status, अगर कोई अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मोनोपलीज हैं, जैसे बीएसएनएल है, तो बीएसएनएल इज टोटली 100% गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, तो वो भी एक स्टेट कहलाएगी। डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल, organizations extensively controlled by government such as Indian Railways, they are also considered as state under article 12 of other authorities. Function of cooperation. Cooperative movements like Amul, where government cooperates with local communities for economic development, fall under other authorities, meaning ये भी स्टेट कहलाएगा। तो ये 6 क्राइटेरिया इस अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब केस ने दिए थे, इसीलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, एक और चीज थी इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू कॉर्पोरेशन when government department like dairy department in case of Amul is transformed into cooperative, it is covered by authorities in article 12। ये छठा एक क्राइटेरिया था। तो टोटल ये 6 क्राइटेरिया है जिनके बारे में इस केस ने बताया, और ये था हमारा आर्टिकल 12। आई होप ये आर्टिकल 12 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट कौन क्या क्या स्टेट कहलाता है, किसको हम स्टेट कह सकते हैं, कहाँ पे स्टेट के इन्फ्रिंजमेंट के बारे में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये स्टेट है, ये यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट है या नहीं है, या ये जुडिशरी बॉडी जो है ये स्टेट है या नहीं है। आई होप नाउ आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच क्लियर। तो ये था आर्टिकल 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा विद इंपॉर्टेंट केस लॉज जो मैंने डिस्कस किए हैं। If you like this, then please do like, subscribe, comment and share my videos. Also, ये बता देता हूं मैं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स जो ई बुक है वो अवेलेबल है विद नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज फॉर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 13 के बारे में। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय एंड टेक केयर।